साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला के 36वें एपिसोड में हम लोग आज जानेंगे गज़ल का बदलता स्वरूप। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था गज़ल क्या है, कैसे दक्षिण से वो उत्तर की ओर बढ़ी और जो है उसने अपना विस्तार किया। आज हम बात कर रहे हैं गज़ल का बदलता स्वरूप। गज़ल ने कैसे कैसे जैसे अपना स्वरूप बदला, जैसे जैसे आगे बढ़ती गई। अन्य भाषाओं के कवियों ने और शायरों ने जब उसका प्रयोग करना शुरू किया, उससे गुफ्तगू अपनी शुरू की गज़ल से, तो गज़ल हर दौर में बोली, हर मोर्चे पे बोली। जिस पहले हमेशा गज़ल का ये रहता था कि क्या होता था, दरबारों की वह कहलाती थी, दरबारों तक सीमित थी, बादशाहों के प्रशस्ति पत्र के लिए इस्तेमाल होती थी तशबीह, और उसको जब संगीत और लय में पिरोया तो उसको गज़ल बना के फ़ारसी के शायरों ने आगे बढ़ाया। लेकिन हुस्न व इश्क, शराब, इन चीज़ों से बाहर गज़ल उस समय नहीं हुई जब वो बादशाहों के दरबारों में जब तक कैद रही। लेकिन धीरे धीरे स्वरूप बदला, जब उत्तर की तरफ बढ़ी, हमारे हिंदुस्तान की तरफ आई आज़ादी के बाद ख़ास तौर पर, तो गज़ल ने अपने स्वरूप को बदला। गज़ल जैसे जैसे आगे बढ़ी तो उसने लौकिक से पारलौकिक, यानी उस परमात्मा से बात करने का सिलसिला शुरू किया। वैसे भी गज़ल में कहते हैं प्रेमिका से बात करना, औरतों से गुफ्तगू करना। प्रेमिका क्या है? हुस्न और इश्क। हुस्न और इश्क में क्या है? ईश्वर से बात करना। यानी लौकिक जो है इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफ़र गज़ल तय करती है। यानी आत्मा परमात्मा से बातचीत, ये भी प्रेमिका के रूप में शायर अपने आप को आत्मा समझते हुए उस परमात्मा से बात करता है, उस परमात्मा को प्रेमिका मानता है। तो लौकिक से पारलौकिक तक की यात्रा गज़ल ने की। आगे थोड़ा बढ़ी तो बहुत सारी और भी बातें आई जिस पर जिक्र करेंगे, लेकिन हुस्न और इश्क की शायरी के कुछ मैं शेर आपको बताना चाहूँगा जो कुछ शायरों ने उस समय लिखे। हैदर अली आतिश बहुत बड़े शायर हुए। उन्होंने लिखा, नापाक होगा कभी हुस्न और इश्क का झगड़ा, नापाक होगा कभी हुस्न और इश्क का झगड़ा, वो किस्सा है ये कि जिसका कोई गवाह नहीं। ये हुस्न और इश्क की शायरी उस समय जब होती थी। बहादुर शाह जफर ने लिखा, हम अपना इश्क चमकाएं तुम अपना हुस्न चमकाओ, कि हैरा देख कर आलम हमें भी हो तुम्हें भी हो। ये बहादुर शाह जफर ने हुस्न और इश्क की जब शायरी दरबारों में होती तब लिखा। तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। इमाम बख्श नासिक साहब ने ये शेर कहा हुस्न और इश्क की तारीफ पे। इलाही कैसी कैसी सूरतें तूने बनाई हैं, कि हर सूरत कलेजे से लगा लेने के काबिल है। अकबर इलाहाबादी साहब ने लिखा। जिगर मुरादाबादी साहब लिखते हैं कि इतने हिजाबों पर तो ये आलम है हुस्न का, इतने हिजाबों पर तो ये आलम है हुस्न का, क्या हाल हो जो देख लें पर्दा उठा के हम, क्या हाल हो को देख लें, क्या हाल हो कि जो देख लें पर्दा उठा के हम। जिगर मुरादाबादी ने हुस्न और इश्क की शायरी में अपनी बात कही। जिगर मुरादाबादी ने अपने शेर में और बात इसी प्रकार की कही कि हमने सीने से लगाया दिल ना अपना बन सका, हमने सीने से लगाया दिल ना अपना बन सका, मुस्कुराकर तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया, कि मुस्कुराकर तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया। हुस्न और इश्क की शायरी इस तरह से पहले जो रवायत थी, उस रवायती शायरी में ये बातें जो होती उस पर कह रहा हूँ। फिर मीर तकी मीर साहब ने भी इस तरह से लिखा, बहुत मशहूर शेर है उनका, कि मीर उन नीम बाज आँखों में, मीर उन नीम बाज आँखों में, सारी मस्ती शराब की सी है। तो हुस्न और इश्क की शायरी, रवायती शायरी शुरू में जब होती थी तब का ये माहौल मैं आपको बताया कुछ शेर के उदाहरणों से कि इस तरह की पहले शायरी होती थी। लेकिन जैसे जैसे दौर बदला, आज़ादी की तरफ जैसे बढ़े, आज़ादी के बाद देखा कि इंसान के चेहरे बदल रहे हैं, चेहरे पे चेहरे लग रहे हैं। ऐसा दौर आ गया कि किसी पे जो है विश्वास करने लायक स्थिति नहीं है। एक इंसान ही था जिस पे पहले भरोसा किया जाता था, लेकिन इंसान के भी चेहरे कई तरह के निकल रहे हैं, और वो चेहरे पे चेहरे मतलब मुखौटे निकलते हैं। तो बहुत पहले निदा फाजली साहब ने भी इस प्रकार से अपनी बात कही थी। अगर इस दौर की जब शायरी बात है, निदा फाजली साहब ने क्या लिखा, जब इंसान के चेहरे पे चेहरे मिलते हैं कि हर आदमी के होते हैं 10-20 चेहरे, हर आदमी में होते हैं 10-20 चेहरे, जिसको भी देखना तो कई बार देखना। तो शायरी ने अपने आप को बदला।
दौर के हिसाब से बदला। आज़ादी के बाद देखा कि इंसान जो है पहले जैसा नहीं रहा, अब वो मुखौटे पहनने लगा है, तो शायरों ने वैसी शायरी शुरू की। दरबारों से निकलकर लौकिक और अलौकिकता की जो बात चलती थी वहाँ से निकलकर समाज की तरफ जब गज़ल ने अपने पांव फैलाए, तो ऐसे ऐसे दौर से गुजरते हुए भी उसने अपने आप को अभिव्यक्त किया। शायरों ने अपने तरीके से दौर से प्रभावित होकर गज़लों को कहना शुरू किया। गज़ल पहले वाले स्वरूप में कैद नहीं रही, अब गज़ल ने विस्तार लेना शुरू किया, विषय के अनुरूप आगे चलना शुरू किया। तो ठीक है, अभी निदा फाजली साहब ने बताया। फिर राजनीति का सबसे बड़ा खेल होने लगा। आज़ादी के बाद राजनीतिक जो दौर है वो बड़ा उठापटक वाला दौर रहा। उसके मानदंड बदले, उसका चरित्र बदला। राजनीति के जो पहले जो मानदंड होते थे उसके अनुरूप नहीं बातें बनती थी, इसलिए माहौल भी बदला, तो लिखने वाले भी बदले। शायरों ने राजनीति पर भी अपने कलम चलाई, उसमें से भी शेर निकाले। आदम गोंडवी साहब का बहुत ज़्यादा मशहूर शेर है। उन्होंने लिखा, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो तब ऐसी शायरी होनी शुरू हो गई। तब गज़ल जो है अब शायरों के हिसाब से बात तो कर रही है, यानी उस समय राजाओं के हिसाब से लिखी जाती थी, लेकिन अब जनता बदलते दौर में अब वो केंद्र में आ गई, तो लिखने वालों ने गज़ल को उसी हिसाब से लिखना चाहा जो जनता पसंद करती थी। तो आज़म गोंडवी साहब के भीतर की दर्द, कराह, राजनीति के खिलाफ विद्रोह इस तरह से निकल के आया कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। और मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने भी कुछ इशारों में बात कही, क्योंकि गज़ल में संकेत की भाषा चलती है, संकेतों में बात होती है। सीधा सीधा सटायर नहीं कर सकते, सीधी बात नहीं कहनी, जो कहनी है लक्षणा और व्यंजना में बात कहनी है। अभिधार्थ कोई नहीं लिखा जाता, गज़ल में विशेषता भी होती है। उन्होंने लिखा, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ हैं, कुछ आरियों के साथ। तो राजनीति पर भी इस तरह के शेर व शायरी हमें देखने में आई। वसीम बरेली साहब का एक शेर है, वो भी राजनीति में बड़ा करारा व्यंग्य करता है। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नज़र नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नज़र नहीं आते। वसीम बरेलवी साहब ने भी बदलते दौर की शायरी को आगे बढ़ाया, उस तरह की गज़लें भी कही, उस तरह के शेर भी कहे जो मैंने अभी आपको सुनाए। धर्म क्षेत्र में भी अगर जाएं तो गज़ल ने वहाँ भी अपने पाँव बसाए। धर्म में भी जो परिवर्तन हुआ उस पर भी शायरों ने अपनी कलम चलाई, शेर व शायरी की। इस प्रकार से जैसे इंसानियत का गला घोटा जा रहा है धर्म के नाम पर, इसके अलावा जीवन के अर्थ जो है मृत्यु में बदलने शुरू हो गए, तो इस तरह की बातें भी काफ़ी जब निकल के आई, धर्म क्षेत्र में भी जो परिवर्तन देखा, तो गज़ल ने उस तरफ भी पाँव पर आगे बढ़ाए। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने लिखा, इसमें खास तौर पर उनका शेर में पढ़ता हूँ कि हैं दिन भी अंगारों के, है रात अंगारों की, ये किसने हमें दी है सौगात अंगारों की। मुश्किल है बहुत मुश्किल अब घर से निकल पाना, कागज़ की छतरियाँ हैं बरसात अंगारों की। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन ने लिखा, धर्म के परिवर्तन के आधार पर जो इंसानियत का गला घोटे जाने वाली प्रकृति सामने आई, जो प्रवृत्ति सामने देखने को मिली, उस व्यवहार को देखते हुए गज़ल में ये बातें भी आनी शुरू हो गई। मैंने लिखा अपनी तरह से, मैंने लिखा, अजब अनहोनियाँ हैं फिर अंधेरों की अदालत में, अजब अनहोनियाँ हैं फिर अंधेरों की अदालत में, उजाले धुन रहे हैं सिर्फ अंधेरों की अदालत में, और पुजारी ने बदल डाले धर्म के अर्थ, जिस दिन से सिसकता है कोई मंदिर अंधेरों की अदालत में। तो धर्म के परिवर्तन के साथ साथ जो सामने चीज़ें आई तो उस पर भी कलम चली, उसमें भी गज़ल आई और शेर कहे गए। ये परिवर्तन भी आज़ादी के बाद आया। इस तरह के दौर की भी शायरी होनी शुरू हुई। और अर्थव्यवस्था, आज़ादी हुई तो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, मशीनीकरण आ गया, कलाओं के दम घोटने का ज़माना कहलाता है वो, यानी जो श्रमिक था उसके हाथों को मशीनों के अंदर दे दिया गया, केवल मशीनें ही मशीनें थीं। बेरोज़गारी ज़्यादा हुई, लेबर ख़त्म हुई, उसमें क्या हुआ, मशीनों ने ले लिया हर काम, हर रिश्ता भी मशीनों से प्रभावित हुआ, शहरीकरण हुआ, व्यवसायीकरण हुआ, इस तरह की प्रवृत्तियां बहुत ज़्यादा उजागर होनी शुरू हुई। उस पर भी कलम चली, क्या कलम चली कि मेरे बहुत प्रिय मित्र थे, बड़े भाई की तरह थे, अनिल असीम, जिनका देहांत हुआ। बड़े अच्छे हास्य कवि थे, लेकिन बहुत अच्छे गज़लकार और दोहाकार भी थे। अनिल असीम जी का शेर जब मैंने ये चीज़ें पढ़ रहा था तो सामने मैंने आई कि काट कर औरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग,
उनका शेर है कि काट कर औरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग, शहर में ऐसे भी अपना कद बढ़ा लेते हैं लोग। तो ये शहरीकरण और मशीनीकरण और अर्थव्यवस्था के दौर में जो व्यवसायीकरण हो रहा है रिश्तों का भी, उस पर उन्होंने टिप्पणी की कि काट कर औरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग, शहर में ऐसे भी अपना कद बढ़ा लेते हैं लोग। और मैंने भी कहा आजकल के हालात पर कि कहने को तो कह लेते हैं अच्छी अच्छी बातें सब, लेकिन सच में कब कहते हैं सच्ची सच्ची बातें सब। और आज कहाँ फुर्सत है हमको इसकी उसकी बात सुने, अपनी धुन में ही करते हैं अपनी अपनी बातें सब। चलिए और कुछ बानगी देता हूँ, मैं बहुत संक्षिप्त में मोटे तौर पे बता रहा हूँ समय को देखते हुए। शोषण के खिलाफ भी आवाज़ें मुखर हुई, उस पर भी गज़ल ने रुख किया। कहानी दरबारों से निकल के कहाँ कहाँ गज़ल चली, कहाँ कहाँ पहुँची, शायरों ने किस किस तरह से गज़ल के स्वरूप को अपने अपने तरीके से बदला, इस पर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, इस पर आपको जानकारी दे रहा हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, दुष्यंत का दौर आया, जिन्होंने गज़ल को बिल्कुल नए पैकर में सामने पेश किया, गज़ल का स्वरूप ही बदल कर रख दिया। आज की दौर की शायरी कैसी होती है, वो दुष्यंत कुमार से शुरू होती है। साय में धूप जब उनका संकलन आया था गज़लों का, तो उसमें बिल्कुल नए दौर की धारदार तेवर वाली गज़लें आई, तब से ये दौर चला था। तो उस समय शायरी जब उन्होंने की तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये भी शोषण के खिलाफ मुखर होता स्वर। गज़ल के तेवर देखिए, कहाँ गज़ल इश्क और हुस्न की बात करती थी, कहाँ गज़ल लौकिकता अलौकिकता की पारलौकिकता की बात करती थी, कहाँ गज़ल घूम कर कहाँ पहुँची। बिल्कुल हुस्न और इश्क की वार्ताएँ, शराब वराब सब छोड़ के इस तरीके की वार्ताएँ भी सामने आई। फिर रिश्तों में बदलाव जो हुआ तो गज़ल में और भी बदलाव आए, सामाजिक परिवर्तन आए, ऊंच नीच के, धोखे के, अपहरण के, यौनाचार के और स्वार्थ भावना वाले जब रिश्ते सामने आए, भावनाओं ने अपना रूप बदला तो शायरी ने भी अपना रूप बदला। क्या बदला? कीर्ति काले जी की एक गज़ल बहुत मशहूर हुई जो वो मंचों पर सुनाती थी, उस पर मैं आपको बात बताता हूँ। वो उनकी कुछ पंक्तियाँ आपको बताता हूँ कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की ज़िंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की ज़िंदगी। रिश्तों पर देखिएगा कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की ज़िंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की ज़िंदगी। और सागर त्रिपाठी ने भी इस तरह से बात कही, बेटियों पे जो बात कही, इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती है, इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। तो ये जब चीज़ें लिखने लगे, ये बताने लगे लोगों की बेटियां इतने से आती, तो इसका मतलब बेटियों का उस समय शोषण होना शुरू हुआ। बेटों की चाह में बेटियों को पेट में ही मारा जाने लगा, गर्भ में ही मारा जाने लगा। तब बेटियों के लिए ये बातें कहना एक अनायास ही सामने नहीं आता, बहुत लंबी यात्रा करके गज़ल में और शायर ने अपनी बात को ये कहा होगा। ये भी दौर बदला, रिश्तों में परिवर्तन आए। फिर नूर लखनवी साहब का शेर देखिएगा, रिश्तों पे उन्होंने कहा, मैं जिसके हाथ में एक फूल देकर आया था, बड़ा मशहूर शेर उनका भी, मैं जिसके हाथ में एक फूल देकर आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। और मुनव्वर राना ने भी रिश्तों पे बात कही कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, बड़ा मशहूर शेर है उनका कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ये घर का सच, गज़ल का तेवर नए तरीके से निकाल के मुनव्वर राना ने सबके सामने पेश किया। तो गज़ल यहाँ भी बदली, रिश्तों में होते परिवर्तन पे भी गज़ल ने अपना आपको बदला, उस स्वरूप को सामने लेकर आई। तो शायरों ने गज़ल को कहाँ से कहाँ लेकर उसको यात्रा कराई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। विज्ञान व्रत जी ने लिखा, उनका एक बहुत मशहूर शेर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने लिखा कि जिसको पकड़ा हाथ समझकर, कि जिसको पकड़ा हाथ समझकर वो केवल दस्ताने निकले। रिश्तों पे कितना बड़ा करारा व्यंग है विज्ञान व्रत जी का। ये देखिए गज़ल ने कहाँ अपने स्वरूप को फिर बदला, यहाँ बदला रिश्तों को लेकर। फिर मंगल नसीम साहब बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने भी दोस्ती पर, दोस्ती के नाम पर होते हुए धोखे पर जो अपना शेर पेश किया, वो काबिल तारीफ़ है। देखिएगा ये भी रिश्तों के अर्थ बदल रहे हैं। तो उस पर उन्होंने लिखा कि हम भला दुश्मन को आखिर किस तरह पहचानते, कि हम भला दुश्मन को आखिर किस तरह पहचानते, दोस्त की सूरत में था और हाथ में खंजर न था।
तो दोस्ती पर होते हुए धोखे पर उन्होंने बहुत सी कलम चलाई। ऐसे ही मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बचेन का भी एक शेर है कि उन्होंने लिखा, जिंदगी रिश्ते और ज़िंदगी, उसमें रिश्तों में ज़िंदगी कहाँ उलझी हुई है, हम सुख दुख के पलड़े में कितना तुल रहे हैं, कितने दुख हमारे पास है और कितने सुख हमारे पास हैं। उन्होंने रिश्तों पर भी अपनी कलम चलाई और अपनी एक मशहूर गज़ल उनकी है, उसका मैं मतलब आपको सुनाता हूँ कि ज़िंदगी यूं भी जली मीलों तक, ज़िंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। तो चांदनी सुख का आभास और धूप दुख का आभास। तो ज़िंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। तो रिश्तों में जो बदलाव आया, गज़लों में जो बदलाव आया, वो वास्तव में इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गज़ल ने कहाँ कहाँ से आज़ादी के बाद, विशेष तौर पर देश जब आज़ाद हुआ, आज से 70 साल 72 साल पहले की स्थिति जो है, गज़ल कैसे 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 उत्तर की ओर जब बढ़ी, तो जब अन्य भाषाओं की ओर बढ़ी, हिंदी में ख़ासतौर पर गज़ल ने अपना जब विस्तार किया, तब उसने विषय भी बदले। कहने का अर्थ कि अरबी के शायर, फ़ारसी के शायर और उर्दू के शायरों ने जिस गज़ल को कैद करके रखा हुआ था बादशाहों के दरबारों तक, और प्रेमिकाओं से और हुस्न और इश्क की बातों तक, शराब तक, उससे बाहर गज़ल का पैकर बदला। जैसे जैसे उत्तर की ओर आई तो लोगों के साथ जुड़ने लगी गज़ल, उतना ही गज़ल सरल हुई। उसने राजमार्ग छोड़कर सड़क की पगडंडियाँ, गाँवों की पगडंडी को रुख किया, तो गज़ल वहाँ तक पहुँची, लोगों के दर्द तक पहुँची, लोगों की गज़ल बनी। राजाओं की, बादशाहों की गज़ल जो बहुत पहले एक बपौती मानी जाती थी, वो आम आदमी की गज़ल की भाषा हो गई, आम आदमी की आवाज़ बनी गज़ल। गज़ल ने अपना स्वरूप बदला है, और जैसे जैसे मुझे लगता है कि दौर बदलेगा, वैसे वैसे गज़ल का प्रयोग भी बदलेंगे, लिखने वाले गज़ल को उस तरह से भी लेके आएंगे। तो गज़ल जो पहले इतनी छोटे स्वरूप में थी, उसका इतना बड़ा समंदर जैसा रूप हो गया है आज गज़ल का, और गज़ल सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली विधा है। तो आज मैं आपको गज़ल के स्वरूप पर मैंने बताया, हालांकि बहुत कम मोटे तौर पे बताया, समय बहुत हो गया इसको बताने में, यह एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अब आगे से हम बहरों पर बात शुरू करेंगे अगले एपिसोड से। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस कोरोना काल में अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिएगा, और कुछ आगे बातें जो होंगी वो भी बहुत मज़ेदार होंगी। जुड़े रहिएगा इसी तरह से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब जगह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। और संकल्प मेरा यही है, एक सीखेगा दो को सिखाएगा। तो 2 नए रचनाकार जोड़ते चलिए, उन्हें पर अपनी बातें हम तक करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।